सो गाइस वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की ये वीडियो कि हमारे यूनिट 13 जो कि हमें पढ़ रहे अपना BPCC 112 सर। तो उसमें पढ़ना है हमको सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, और आप लोग भी स्टार्ट कर दो वीडियो को एक लाइक दबा करके। तो संगठनों को आज तो हेडिंग तो बताई नहीं। सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ तथा परिभाषा। संगठनों को आज कई चुनौतियों तथा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावशीलता, दक्षता, बढ़ी हुई पूर्णता एवं बदलते ग्राहकों के मांग के लिए खतरे और राजनीति, संस्कृति और प्रक्रियाओं जैसे संगठनात्मक आयामों के बीच एक रूपता बनाए रखने के लिए निरंतर चुनौतियाँ है। हम अपने मन से बोल रहे हैं। आज के समय में संगठन को स्वस्थ तथा व्यवहार बनाए रखना एक कठिन कार्य है। कई बुनियादी व्यवहार विज्ञान सिद्धांत तथा प्रथाएं जिन्हें व्यक्तिगत और संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए संगठनों में लागू किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थित तथा नियोजित प्रक्रिया जिसमें संगठनों की कार्य प्रणाली में सुधार होता है वो संगठनात्मक विकास कहलाती है। ठीक है, संगठनात्मक विकास कार्यक्रम ऐसे हस्तक्षेप तथा गतिविधियां हैं जो संगठनों में व्यक्तियों, दलों और पूरे संगठन तथा सदस्यों के कामकाज में सुधार के हेतु आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यह कार्यक्रम व्यक्ति तथा सदस्य संगठन के बीच, संगठन तथा पर्यावरणीय आदि के बीच और रणनीति, संरचना एवं प्रक्रियाओं जैसी विभिन्न संगठनात्मक परिणामों के बीच फिट को सुधारने के लिए दीर्घकालीन, नियोजित और निरंतर प्रयास है। सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार ने हाल ही में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रक्रियात्मक न्याय, नौकरी की संतुष्टि एवं प्रतिबद्धता, सामाजिक और संगठनात्मक नागरिकता व्यवहार आदि जैसे कई सकारात्मक निर्माण को मान्यता दी है। सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार को निम्नवत परिभाषित करते हैं। सकारात्मक रूप से उन्मुख मानव संसाधन शक्तियों और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अध्ययन तथा अनुप्रयोग जिसे आज के कार्यस्थल पर निष्पादन सुधार हेतु मापा, विकसित किया और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार। तो सकारात्मक मनोविज्ञान और सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार क्या है, चलो देख लेते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान अपेक्षाकृत नया क्षेत्र जो मार्टिन सेलिगमैन 1999 द्वारा दिए गए मानव अस्तित्व के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित है और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका USA में 2004 में लूथल तथा उनके सहयोगी द्वारा विकसित किया गया। सकारात्मक संगठनात्मक संरचना एक ऐसी रणनीति एवं विधियां शामिल है जो वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी तथा लाभकारी। और सकारात्मक मनोविज्ञान इस बात पर संबंधित है कि सकारात्मक अभिव्यक्ति तथा आशा किसी भी वांछित कार्य पर लगे एक व्यक्ति की दक्षता को कैसे बढ़ा सकती है। सेलिगमैन द्वारा दिए गए सकारात्मक मनोविज्ञान के मुख्य निम्नलिखित 3 स्तर है: मूल्यांकन, व्यक्ति परक अनुभव, सकारात्मक व्यक्तिगत लक्षण और नागरिक गुण, और संस्थाओं के व्यक्ति के बेहतर नागरिकता की ओर ले जाती है। सकारात्मक संगठनात्मक व्यवहार में मनोवैज्ञानिक घटक शामिल है जिसे साइकैप कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक पूंजी या साइकैप। तो कोई भी संगठन उच्च स्तर की उत्पादकता के साथ अपने लक्ष्य को साकार करना चाहता है जो मानव संसाधनों और मनोवैज्ञानिक और वास्तविक भागीदारी पर निर्भर करता है। मनोवैज्ञानिक पूंजी की अवधारणा मानव जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है और इसलिए मनोवैज्ञानिक पूंजी के मुख्य घटक में आत्म प्रभावकारिता, आशा, आशावादिता और लचीलापन शामिल है। इसलिए साइकैप को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: एक व्यक्ति के विकास की सकारात्मक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसकी विशेषता है चुनौतीपूर्ण कार्य में सफलता हेतु आवश्यक प्रयास करने के लिए आत्मविश्वास होना, इस समय और भविष्य में सफल होने के बारे में सकारात्मक विश्वास बनाना, लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना और जब आवश्यक हो सफल होने के लिए लक्ष्यों के रास्ते को पुनर्निर्देशित करना, जब समस्याओं तथा प्रतिकूलताओं से घिरे हो तो सफलता प्राप्त करने के लिए पीछे हटना और परे को हटना, लचीलापन। ठीक है, साइकैप। आत्म प्रभावशीलता, आशा, आशावादिता, लचीलापन, आत्म प्रभावकारिता और आत्मविश्वास। बंडरा ने सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत बताता है कि
प्रत्युत्तर रिस्पॉन्स के समग्र परिणाम को निर्धारित करने हेतु पर्यावरण, व्यक्तिगत अनुभूति और व्यवहार एक दूसरे के साथ कैसे अंतर्क्रिया करते हैं, इस सिद्धांत में एक सैद्धांतिक ढांचा शामिल है जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक व्यक्ति किसी भी विशेष स्थिति में सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतीकात्मक आत्म नियमन और आत्म प्रतिबिंब को उपयोग करता है और भविष्य को निपटने के लिए अपने अनुभवों पर वापस प्रतिबंधित करता है। आत्म प्रभावकारिता एवं संगठनात्मक अवधारणाओं से भिन्न होती है, जैसे कि विशेष रूप से आत्म सम्मान, प्रत्याशा, अवधारणाओं और नियंत्रण के स्थान आदि के साथ। प्रभावकारिता के स्रोत प्रभुत्व की अनुभव है ना, विचित्र अनुभव, मॉडलिंग, सामाजिक अनुभव, भावात्मक संकेत। एक सेकेंड। प्रभावशीलता हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग आत्मविश्वास, आत्म प्रभावकारिता और आत्मविश्वास, इसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने अब तक अपने आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता को समझ चुके होंगे कि आप प्रभुत्व का अनुभव करना से हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। विचित्र अनुभव या मॉडलिंग है ना, ये सब आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता ही है कि हम भी ये कर सकते हैं या हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। सामाजिक अनुभव कि लोग आपका जब बड़ाई करें तो आप उस चीज़ों में और बढ़ के उभर के निकलते हैं। भावात्मक संकेत होते हैं कुछ, यहाँ अब हमें ये कुछ अच्छा करना है और हम इस जैसे हैं या हम उस जैसे हैं या हम किसी भी जैसे नहीं है लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास और आत्म प्रभावकारिता लागू हो जाती है। सकारात्मक संगठनात्मक विकास में आत्म प्रभावकारिता की आवश्यकता होती है। चयन होने के लिए नेतृत्व कर सकते हो आप अपने आत्म प्रभावकारिता और अपने आत्मविश्वास को रख के कंपनी को अच्छी दिशा दिखा सकते हो, नए अपडेट्स दे सकते हो, नई चीज़ों के लिए बता सकते हो, प्रशिक्षण और व्यावसायिक परामर्श दे सकते हो, उसमें अच्छे तरीके से महारत हासिल किया जा सकता है और कई अवसर मिलते हैं। आत्म प्रभावकारिता कम हो तो बात नहीं होती। निष्पादन, मूल्यांकन, लक्ष्य और प्रोत्साहन के लिए आप आत्म प्रभावकारिता ला सकते हो। समूह और संगठनात्मक निष्पादन, परफॉर्मेंस, आशा एक व्यक्ति के प्रारंभिक व लक्ष्य निर्देशित परिणाम तथा व्यवहारों से लाभ उठाने का काम करती है ना। किसी से या आप अपने आप से उम्मीद रखना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तंत्र का निर्धारण करता है। ऐसे तंत्रों में से एक है एजेंसी या आंतरिक नियंत्रण, जो किसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रेरणा का सृजन करता है। आशा एक अन्य घटक में वे मार्ग शामिल है जिनके माध्यम से बाधाओं को पार करने में लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जिसे मार्ग शक्ति कहा जाता है ना। आशा क्या है आपको अच्छे से पता है, किसी चीज़ की आशा, उम्मीद होती है बहुत सारी। बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। देखो, आशा के कुछ लक्षणों में निम्नलिखित विशेषता शामिल होती है। आशा में इच्छा शक्ति होती है कि हाँ विश्वास है हम करेंगे तो हमसे हो जाएगा, ये इच्छा शक्ति भी हमारे हमसे करेंगे, तो आप अपने आप पे इच्छा शक्ति भी रखे हो। और मार्ग शक्ति, हमसे करेंगे तो हो जाएगा, मतलब वो मार्ग भी वैसा है कि हम उस मार्ग पे भी विश्वास रखें कि जैसे भगवान की बातें होती हैं कि हमें भगवान पे विश्वास है और हम करेंगे तो हमें वो लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। तो लक्ष्य का क्या रास्ता है? मार्ग शक्ति, वो भगवान पे हमारा विश्वास है, और इच्छा शक्ति कि हम काम करेंगे तो हमारा होना ही होना है। तो अब आ गया नेक्स्ट वाला, आशा अवस्था प्रकार न कि विशेषता प्रकार के लक्षण। जैसे आशा अवस्था प्रकार न कि विशेषता प्रकार के लक्षण। जैसे स्नाइडर ने आशा के अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता के रूप में वर्णित किया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि आशा का एक अधिक क्षण भंगुर अवस्था रूप मौजूदा है, इसके विकसित और प्रबंधित किया जा सकता है। उनका सिद्धांत चिन्हित करता है कि इस अवस्था आशा में उतार चढ़ाव परिवर्तनशील आधार के रूप में कार्य करता है, जिस पर अधिक स्थायी लक्षण आशा का निर्माण होता है। मतलब आशा अवस्था कैसी होती है जिसमें यद्यपि आशा का लचीलापन बच्चों में युवाओं को सबसे मजबूत हो सकता है, यहाँ तक कि परिपक्व वयस्क भी समग्र आशा में परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। कि बहुत सारी आशा ऐसी होती है जो पूर्ण नहीं होती है, तो वही बात किया, आशा अवस्था ना कि विशेषता प्रकार के लक्षण। जैसे आशा को वैध रूप से मापा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क होता तो हम नहीं बोलते, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। आशा की अवस्था या लक्षण संबंधी पहलू को मापने के लिए कई पैमाने विकसित है
किए गए हैं जिनकी अच्छी अभिसरणपूर्ण या भेदभावपूर्ण वैधता मिली है। 12 पदों वाला वैक्स स्वभावतः आशा पैमाना का मापन किसी व्यक्ति की स्वसूचित आशापूर्णता संबंधी लक्ष्य को वैध रूप से मापता है। यह एक पैमाना जिसे विशिष्ट आशा पैमाना कहा जाता है को 6 जीवन क्षेत्रों में संबंधित विशेष आशा के स्पर्श को मापने हेतु विकसित किया गया था। इसलिए सामाजिक रोमांस या संबंधन नहीं है या संबंध है, और शैक्षणिक, परिवार, अवकाश तथा कार्य या व्यवसाय होता है तो नहीं लिखा है। लक्ष्य निर्धारण और आधिकारिकता प्रतिक्रिया, क्या यार टुन 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 चलाया हुआ है इतना देर से। लक्ष्य निर्धारण और आधिकारिकता प्रक्रिया में आशा की भूमिका। जब लक्ष्य निर्धारण और आधिकारिकता हो जाती है प्रक्रिया में आशा की भूमिका होती है। लक्ष्य निर्धारण कर लेते तो हमारी एक आशा भी उससे जुड़ जाती है कि हमें बस मेहनत करनी है और हो सकता है हमें वो लक्ष्य मिल जाए। तो एक रचना के रूप में आत्म प्रभावकारिता और आशावादिता दोनों के में भिन्न है। लोक और लैथम ने शुरू में एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे प्रेरणा, जागृति आदि पर ध्यान केंद्रित किया। आशा का एजेंसी वाला हिस्सा जागृति तथा दृढ़ता जैसा पहलू से जुड़ा है, जबकि आशा का मार्ग वाला हिस्सा तंत्र और प्रक्रिया से संबंधित है। आशा तथा कार्यस्थल कई शोधों से पता चलता है कि उच्च स्तर की आशा रखना संगठन के लिए हमेशा फायदेमंद होता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें ऊपर की ओर बढ़ाया जाएगा, हमें क्या बोलते हैं इंसेंटिव मिलेगा, हमें प्रमोशंस मिलेंगे। अच्छी आशा रखने से हमारा संगठनात्मक विकास अच्छे से होता है और हमेशा संगठन फायदे में रहता है, क्योंकि हम तो बहुत मेहनत लगा काम कर रहे हैं तो संगठन तो फायदे में होगा, क्योंकि पदानुक्रमण के हर स्तर पर एक ऐसी आशा होती है जो लक्ष्य की दिशा में कुछ प्राय टारगेट को प्राप्त करने के हेतु बरकरार रखती है। एक संगठन में इच्छा शक्ति और मार्ग शक्ति दोनों ही आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जिससे संगठन के लिए भविष्य के बहुत से परिप्रेक्ष्य को सृजित होता है। आशावादिता सकारात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के समग्र विकास के बढ़ाने के लिए आशावाद पर अधिक जोर देता है। उदाहरण के लिए सकारात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ाने के लिए आशावाद पर अधिक जोर देता है कि आशावाद रहना चाहिए, हर चीज़ों पर आशा लगा कर रखनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम तुम्हारी मेहनत और हमारे बाद वो चीज़ें हमें प्राप्त करने में थोड़ी सी मदद होगी। आशावादी हमेशा व्यक्ति को मानसिक और भावात्मक रूप से संतुलित और फिट रहने में मदद करता है। संगठनात्मक संस्कृति में विश्वासों, मूल्यों और परंपराओं का एक समुच्चय शामिल है जिसका संगठन के सभी कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। कभी वाला छोड़ दे। मानव स्वभाव के रूप में आशावादिता होती है। सब में व्यक्ति अंतर के रूप में आशावादिता तथा कार्यस्थल अच्छा फायदा मिलता है। कार्यस्थल पर आशावादिता होने से लचीलापन। वैक्स आमतौर पर सामान्य दैनिक जीवन के कुछ दर्दनाक घटनाओं का अनुभव करते हैं। ऐसी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को लचीला होने की आवश्यक होती है। मतलब कि आपके घर का माहौल कैसा भी हो, लेकिन आप काम पे जाओ तो अपने काम को समर्पित रहो, अच्छे से अच्छा काम करो। तो क्या लचीलापन है। अभी आप डाउनफॉल में थे, अभी फिर आप कंपनी को अप पहुंचाने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए लगे हुए हो। ये नहीं आप उसमें लग जाओ कि हम वहीं पर दूसरे से प्रॉब्लम करने, हमारे घर से प्रॉब्लम हुई है तो हम क्या करें, काम नहीं करेंगे। नहीं, काम अपनी जगह है और प्रॉब्लम अपनी जगह। ऐसे कई आंतरिक और बाहरी ताकतें व्यक्ति में लचीलापन विकसित करने की भूमिका निभाती है। ठीक है, समझे। कई आंतरिक अंदरी बात होती है, आंतरिक कारण होते हैं कि भाई हमें काम करना है। बाहरी ताकत है व्यक्ति को लचीलापन विकसित करने में भूमिका निभाती है। लचीलापन विकसित करने के 3 प्रमुख अवधारणाएं व्यक्तियों और समस्त प्रणालियों के लचीले गुणों की पहचान करना और सामाजिक और व्यक्तिगत सफलता की भविष्यवाणी करते हैं। वह तनावों, प्रतिकूलता, परिवर्तन और अवसर से मुकाबला करने की उस प्रतिक्रिया को समझना जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षात्मक कारणों की पहचान, किलेबंदी तथा संवर्धन होता है। तीसरा है व्यक्तियों और समूहों के भीतर प्रेरक शक्ति की पहचान करना और उसकी सक्रियता और उपयोग को बढ़ावा देने वाले अनुभवों को सृजित करना। लंबी चौड़ी कहानियां हैं। कार्यस्थल सेटिंग के लचीलापन सुधारने के तरीके, सकारात्मक भावना का उपयोग करने वाली रणनीतियाँ। ठीक है,
आत्मवृद्धि का प्रयोग करने वाली रणनीति, आत्मवृद्धि का आप प्रयोग कर सकते हो, अपने आत्मवृद्धि कर सकते हो। गुणारोपण का प्रयोग करने वाली रणनीति, दूसरे के ऊपर डाल दो सब कुछ। भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं था, शुरुआत तो उसने की थी, गुणारोपण कर दो। कठोरता का उपयोग करने वाली रणनीति, कठोरता थोड़ी सी करो कि नहीं काम करना है, टारगेट तो तुम्हारा करना ही पड़ेगा, क्या हुआ घर में बवाल हुआ है तो, है ना। कार्यस्थल पर भावात्मक बुद्धिमत्ता। इसके अलावा एक और अवधारणा है जो सकारात्मक संगठनात्मक विकास की विशेषता में वृद्धि करती है, यह है भावात्मक बुद्धिमत्ता। सामान्य तौर पर किसी भी संगठन में औसत बुद्धि को हमेशा चयन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। हाल में ही साक्ष्य बताते हैं कि संगठनात्मक सफलता के लिए भावात्मक बुद्धिमत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। अगला विषय कार्यस्थल में भावात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। भावात्मक बुद्धिमत्ता को सकारात्मक संगठनात्मक विकास के लिए आवश्यक एक मूल्यवान और बुद्धि और महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। भावात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को सोलोवी और मेयर द्वारा दिया गया है, जिसे एक ऐसी क्षमता के रूप में समझा गया जो सामान्य बुद्धि की तुलना में सामाजिक वातावरण के लिए अधिक विशिष्ट है। उच्च भावात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करता है और अपनी भावनाओं तथा विचारों को बनाए रखने की कोशिश करता है। मतलब दूसरों को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी की परेशानी या किसी की बातें समझना। EI आयाम, लक्ष्य और कार्यस्थल उदाहरण, आत्म जागरूकता होनी, आत्म प्रबंधन करना, आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन रहना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सहानुभूति, एम्पैथी लिख दिया है, ठीक है। और सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स होना, सहज बातचीत का सत्र में बैठना, बातचीत करना, ठीक है। भावात्मक बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में कई शोधों से पता चला कि उच्च भावात्मक बुद्धिमत्ता होने से करियर में अधिक सफलता मिलती है। लोगों के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने की कोशिश करने, जहां अपनी भावनाओं को ध्यान केंद्रित करने के लिए, खुद को प्रेरित करने के लिए उन्हें नियंत्रित करते हैं। साथ ही वह स्थिति के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दूसरों की भावनाओं तथा परिप्रेक्ष्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसी लगी इस बात पे कमेंट करना। कुछ सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट करना। ये आवाज़ बंद करने का सुझाव हमें मत देना, पहले बता दे रहे, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है और ये लगभग 1 साल तक चलने वाला कार्यक्रम है। तो कोई ना कोई मशीन चलती रहेगी और हल्ला गुल्ला होता रहेगा। तो गाइस कैसे भी रहेगी ये वीडियो आप बता देना मुझे कमेंट करके ज़रूर से। और अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली आप पूछ भी सकते हो, अपनी क्वेरी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी हुई है, आप वहाँ मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना जरूर से, जैसे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और टाटा बाय बाय, बहुत बोल दिया। अब जाओ पढ़ाई करो आप भी और हम भी। तो टाटा बाय बाय।